Dunyadari is sponsored by Ludo King. It is India's most downloaded game. हाय दोस्तों, मैं मिका सिंह एंड फैमिली एंड फ्रेंड्स का नंबर 1 गेम लूडो किंग अभी डाउनलोड कीजिए। नमस्ते, मेरा नाम सौरभ द्विवेदी है और आप लल्लन टॉप का ग्लोबल न्यूज़ बुलेटिन दुनियादारी देख रहे हैं। पर सबसे पहले सुर्खियां देख लेते हैं। पहली सुर्खी रूस से है। यहां सेंट पीटर्सबर्ग स्थित सेंट जॉर्ज हॉस्पिटल की आईसीयू में आग लग गई। इसमें 5 लोगों की जलकर मौत हो गई। इस अस्पताल में कोरोना मरीजों का इलाज हो रहा है। आशंका है कि ये आग वेंटिलेटर में हुए शॉर्ट सर्किट से फैली। इससे पहले 9 मई को मॉस्को के एक और हॉस्पिटल में आग लगी थी। उसमें भी एक शख्स की जान गई थी। कोरोना संक्रमण के मामले में अमेरिका और स्पेन के बाद तीसरे नंबर पर है रूस। यहाँ 2,20,000 से ज्यादा संक्रमित लोग मिल चुके हैं। संक्रमण की तेज रफ्तार के बावजूद रूस में लॉकडाउन से ढील दी गई है। 12 मई से वहाँ कारखाने भी खुल गए हैं। दूसरी खबर फ्रांस से है। यहाँ करीब 8 हफ्तों के बाद लॉकडाउन में ढील दी गई। सबसे ज्यादा जोश दिखा पेरिस के लोगों में। 2 महीने से घर में बंद लोगों ने फिर से मिली इस आज़ादी का जश्न मनाना शुरू किया। यहाँ सीन नाम की एक नदी है। एक सेंट मार्टिन नहर भी है। इसके किनारे बड़ी संख्या में लोग जमघट लगाकर शराब पीते मिले। अब प्रशासन ने आदेश जारी करके नदी और नहर के किनारे शराब पीने पर रोक लगा दी है। प्रशासन ने लोगों की निंदा करते हुए एक बयान भी जारी किया। इसमें लोगों को उनकी जिम्मेदारी याद दिलाई गई। तीसरी सुर्खी सऊदी अरब से है। यहाँ दुनिया की सबसे बड़ी तेल कंपनी सऊदी अरामको की कमाई घट गई है। 12 मई को कंपनी ने साल की पहली तिमाही का लेखा जोखा दिया। इसके मुताबिक सऊदी अरामको की कमाई में 25% की गिरावट आई है। कंपनी के मुताबिक इस नुकसान की मुख्य वजह कोरोना महामारी है। अरामको के करीब 98% शेयर सऊदी राज परिवार के पास है। 2020 की दूसरी और तीसरी तिमाही में भी कंपनी का नुकसान करीब करीब पक्का माना जा रहा है। अब बढ़ते हैं बड़ी खबर की तरफ। जिसे हम सभ्यता कहते हैं, उसके लिए अंग्रेजी में एक शब्द है, सिविलाइजेशन। सिविलाइजेशन समझिए कि एक सामूहिक पटरी है, एक प्रक्रिया है जिसके मार्फत कोई समाज बेहतरी की ओर बढ़ता है। करीब 6000 साल पुरानी हमारी इंसानी सभ्यता ने यहाँ तक पहुँचने के रास्ते में कई महामारियाँ भोगी हैं। इन्हीं में से एक है प्लेग। ये जर्सिनिया पेस्टिस नाम के एक जीवाणु से होने वाला संक्रामक रोग है। यूं तो ये महामारी कई बार फैली दुनिया में, लेकिन पिछले 2000 वर्षों में 3 मौके ऐसे आए जब ये बहुत बड़े स्तर पर फैली, बिल्कुल कोरोना की तरह। एक देश से दूसरे देश, एक महादेश से दूसरे महादेश। इसका पहला बड़ा चक्र आया 6वीं सदी में। तब इसकी शुरुआत मिस्र से हुई। दूसरा चक्र शुरू हुआ 1331 में चीन से। फिर समंदर के रास्ते जहाज़ों पर छुपकर बैठे चूहों के साथ ये ब्लू बॉनक प्लेग पहुंचा यूरोप। वहां लोग इसे ब्लैक डेथ पुकारने लगे। 1347 से 1351 के बीच यूरोप की कम से कम 1/3 आबादी खत्म हो गई प्लेग की वजह से। इसका तीसरा बड़ा चक्र शुरू हुआ 1855 में। इस बार भी शुरुआत चीन से हुई। वहां से शुरू होकर ये दुनिया के कई हिस्सों में पहुंचा। 1896 में ये महामारी भारत आई। अकेले भारत में इस प्लेग से करीब 1.25 करोड़ जाने गई उस जमाने में। नेचर मैगजीन के मुताबिक प्लेग के इन 3 महाचक्रों ने दुनिया में करीब 20 करोड़ लोगों की जान ली। रूस जैसे देशों में अब भी इक्का दुक्का लोग मरते हैं इससे, लेकिन अब ये पहले जैसा घातक नहीं रहा। ऐसी बीमारियां आमतौर पर या तो दवाओं के और वैक्सीन के सहारे खत्म होती हैं, जैसे स्मॉल पॉक्स खत्म हुआ, या फिर डर से उकताने के बाद लोग बीमारी के साथ जीना सीख लेते हैं। इस स्थिति में बीमारी और उसका खतरा हमारे बीच बना रहता है, लेकिन फिर भी हम सामान्य होने लगते हैं। कुछ ऐसा ही कोरोना के साथ भी हो रहा है। ज्यादातर देश या तो लॉकडाउन खत्म कर चुके हैं या इसे खत्म करने की तैयारी में है। लेकिन क्या लॉकडाउन खत्म होने का मतलब ये समझें कि कोरोना का खतरा टल गया? इस सवाल का जवाब खोजने के लिए हम पहली मिसाल उठाते हैं दक्षिण कोरिया की। कोरोना से निपटने की उसकी रणनीति ने हर जगह तारीफ पाई। लॉकडाउन लगाने की जगह जमकर जांच करना, संक्रमित लोगों को क्वारंटीन में रखना, उनके संपर्क में आए लोगों की सोशल ट्रेसिंग करना, इन तरीकों से साउथ कोरिया ने अपने यहाँ कोरोना पर काबू पा लिया। संक्रमण के नए मामले लगातार कम होते जा रहे थे। मसलन 5 अप्रैल से पहले रोज सामने आ रहे नए मामलों की संख्या 80 से 90 के पाले में थी। फिर 6 अप्रैल से यह संख्या कम होकर 40-50 के पाले में पहुंच गई। 10 अप्रैल से घटकर 20-30 की कैटेगरी में आ गई। 18 अप्रैल से संख्या और घट गई, 20 से भी कम। 21 अप्रैल आते आते कमोबेश 51 में पहुंच गया मामला। 1 मई को 9 नए केस,
2 को 6, 3 को 13, 4 को 8, 5 मई को 3 नए केस। ऐसा लगा कि अब जीवन सामान्य हो चला। 6 मई को साउथ कोरिया ने सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों में भी ढील दे दी। मास्क लगाना अनिवार्य बनाए रखा, एक दूसरे से हल्की दूरी भी बरतने को कहा। लेकिन अब 10-12 दोस्तों का ग्रुप कॉफी पीने साथ जमा हो सकता था। सब खुश थे, मगर फिर एक चूक हो गई। ये शुरुआती मई की बात है। लंबा वीकेंड पड़ा। वहां लूनर कैलेंडर के चौथे महीने का 8वां दिन होता है महात्मा बुद्ध का जन्मदिन, माने राष्ट्रीय अवकाश का दिन। इस साल ये छुट्टी पड़ी 30 अप्रैल को। अगला दिन यानी 1 मई था श्रमिक दिवस, लेबर डे। फिर 2 और 3 मई को शनिवार इतवार की छुट्टी। फुल छुट्टी का माहौल। 2 मई की बात, एक 29 साल का युवा अपने दोस्तों के साथ नाइट क्लब पहुंचा। उसको कोरोना था, ये बात उसे पता नहीं थी, ना उसके दोस्तों को पता थी। उस नाइट क्लब में मौजूद लोगों से होते हुए ये संक्रमण पास के और भी कई नाइट क्लब्स में पहुंचा। इस चूक का असर दिखना शुरू हुआ 8 मई को। इस दिन कोरोना के 18 नए मामले मिले। अगले रोज संख्या बढ़कर 34 हो गई। उस एक नए लड़के के कारण अब तक 86 नए केस सामने आ चुके हैं। प्रशासन का मानना है कि उस लड़के के कारण करीब 1,500 लोगों के कोरोना संक्रमित होने की आशंका है। इस मामले के बाद साउथ कोरिया की राजधानी सोल में सारे क्लब और बार बंद कर दिए गए। उस इलाके में मौजूद सभी लोगों से टेस्ट कराने को कहा गया। स्कूलों को वापस खोलने का फैसला भी 1 हफ्ते के लिए टाल दिया गया। सोशल डिस्टेंसिंग में ढील दी जाए या नहीं, किस तरह से और कितनी ढील दी जाए, इस पर भी नए सिरे से विचार होने लगा। दूसरी मिसाल चीन से है। 9 मई को वुहान शहर में कोरोना संक्रमित मरीज की पुष्टि हुई। 3 अप्रैल के बाद यह पहली बार था जब वुहान में कोरोना का नया केस मिला। 11 मई को 5 और नए मामले मिले कोरोना के। इन 5 के अंदर कोरोना का कोई लक्षण नहीं था, ना ही बाहर से आए किसी इंसान से इनका कोई संपर्क हुआ। मतलब ये विदेश से आए लोगों के कारण संक्रमित नहीं हुए। नए संक्रमणों को देखते हुए वुहान के प्रशासन ने अगले 10 दिनों के भीतर यहां करीब 1 करोड़ 10 लाख लोगों की कोरोना जांच कराने का फैसला किया है। इसके अलावा जिस इलाके में ये नए संक्रमण मिले हैं उसके मुख्य अधिकारी जांग युक्सिन को बर्खास्त भी कर दिया गया है। उनके ऊपर महामारी फैलने से रोकने में नाकामयाब रहने का आरोप है। पिछले 24 घंटों में वुहान ने कोई नया केस रिपोर्ट नहीं किया। एक आशंका यह है कि एक अधिकारी पर गाज गिरने के बाद शायद बाकी लोग डर गए हों। ऐसे में हो सकता है कि स्थानीय प्रशासन नए मामलों की जानकारी छिपा ले जाए। वुहान प्रशासन पर वैसे भी इस महामारी की शुरुआत से ही जानकारियां दबाने का इल्जाम लग रहा है। वुहान अकेला शहर नहीं है जहां बीते दिनों में संक्रमण के मामले तेज हुए हों। 10 मई को जिलिन प्रांत स्थित शुलान शहर ने भी हाई रिस्क का ऐलान किया। वहां एक ही इलाके में 15 से ज्यादा नए केस मिले कोरोना के। इससे पहले 23 अप्रैल को भी उत्तरी चीन से ऐसी ही खबर आई थी। वहां कोरोना के कई नए मामले सामने आने के बाद लोगों की आवाजाही पर कई प्रतिबंध लगा दिए गए थे। एक तीसरी मिसाल अफ्रीकी देश घाना की है। वहां सरकार ने कोरोना से निपटने में बहुत तेजी दिखाई थी। यहाँ कोरोना का पहला केस मिला 13 मार्च को। नॉर्वे और तुर्की से लौटे 2 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए। इसके करीब 9 दिन बाद यानी कि 22 मार्च को घाना ने अपनी सीमाएं बंद कर दी। 28 मार्च को यहाँ कोरोना के कुल मामले सिर्फ 141 थे। सबसे ज्यादा केस थे यहाँ के 2 सबसे बड़े शहर अक्रा और कुमासी में। सरकार ने कोई रिस्क नहीं लिया। 30 मार्च को इन दोनों शहरों में लॉकडाउन कर दिया। हर किसी को घर पर रहने की हिदायत। लॉकडाउन लगाने के बाद सरकार ने तेजी से कोरोना की जांच करवाई। जांच का नतीजा जल्द से जल्द आए, इसके लिए ड्रोन्स की मदद ली गई। ड्रोन्स के सहारे मरीजों से लिए गए नमूने लैब तक पहुंचाए गए। संक्रमित लोगों के संपर्क में आए लोगों की पहचान करना, हॉटस्पॉट की आशंका वाली जगहों की शिनाख्त करना, कम संसाधनों में काफी मुस्तैदी से काम करना, ये घाना मॉडल था। संक्रमण के नए मामलों में कमी आई तो 20 अप्रैल को लॉकडाउन भी खत्म कर दिया गया। इस वक्त तक यहाँ कोरोना के केवल 1042 पुष्ट मामले थे और मरने वालों की संख्या 9। लेकिन अब 10 मई को उसी घाना से निराश करने वाली खबर आई। घाना के राष्ट्रपति अकुफो अडो ने राष्ट्र के नाम संबोधन में बताया कि एक कारखाने में काम करने वाले सभी 533 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए। कारखाने में काम करने वाले एक संक्रमित इंसान के रास्ते बाकी सभी संक्रमित हो गए। बीते कुछ दिनों से वहां संक्रमण के नए मामलों में तेजी आई है। 8 मई को 921 नए केस मिले। घाना में अब कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर 4700 हो गई और 22 लोगों की मौत हो चुकी है। जर्मनी, इसकी स्थिति भी मिलती जुलती है। जर्मनी की चांसलर एंजेला मर्केल ने वहां के सभी 16 राज्यों की लीडरशिप से बात की। इसके बाद 6 मई को लॉकडाउन में कई तरह की छूट देने का ऐलान हुआ। सारी दुकानें खोल दी गई। प्रोफेशनल फुटबॉल भी शुरू हो गया। लेकिन लॉकडाउन में ढील के साथ ही वहां कोरोना के फैलने की रफ्तार भी तेज हो गई। 11 मई को वहां कोरोना का रिप्रोडक्शन रेट था 1.07। रिप्रोडक्शन रेट यानी ये अनुमान कि एक कोरोना संक्रमित इंसान कितने लोगों को संक्रमित कर सकता है।
रिप्रोडक्शन रेट का 1 से कम होना मतलब संक्रमण घट रहा है, लेकिन इस रेट का 1 से ज़्यादा होना यह बताता है कि एक संक्रमित इंसान 1 से अधिक लोगों को संक्रमित कर रहा है। जर्मनी का रिप्रोडक्शन रेट 1.07, इसका मतलब वहाँ 100 कोरोना मरीज औसतन 107 और लोगों को संक्रमित कर रहे हैं। रिप्रोडक्शन रेट 1 से अधिक होने का यह भी मतलब है कि आपके अस्पतालों पर क्षमता से अधिक बोझ पड़ सकता है। वुहान में जब यह महामारी अपने चरम पर थी तब वहाँ रिप्रोडक्शन रेट था करीब 2.5, मतलब एक संक्रमित आदमी 2 से ज़्यादा लोगों को बीमार कर रहा था। वुहान, साउथ कोरिया, घाना, जर्मनी, ये चारों देश मिलकर 3 महादेशों की तस्वीर आपके सामने पेश करते हैं। एशिया, यूरोप और अफ्रीका, ये चारों ऐसी मिसालें हैं जिन्होंने कोरोना के आगे प्रभावी रणनीति दिखाई, कोरोना पर काफ़ी हद तक काबू पाया। अब यहाँ फिर से कोरोना में तेज़ी आ गई है। जानकारों का कहना है कि ये खतरा बाकी देशों के सामने भी है। इन जोखिमों को देखते हुए WHO ने अपील की है कि सभी देश छोटे छोटे कदम बढ़ाएं। आर्थिक नुकसान के बावजूद लॉकडाउन खत्म करने में बहुत जल्दबाजी न दिखाएं। महामारी विशेषज्ञों का कहना है कि लॉकडाउन से बाहर निकलते हुए कुछ चीज़ें ध्यान में रखना ज़रूरी है। क्या है ये चीज़ें? पहली, संक्रमण की रफ्तार को काबू में लाना। दूसरी, अपने स्वास्थ्य तंत्र को इस स्थिति में पहुंचाना कि इलाज की ज़रूरत वाले मरीजों को इलाज मिल सके। तीसरी चीज़, तेज़ी से कोरोना की जांच करना। संक्रमित लोगों के संपर्क में आए लोगों की पहचान कर उन्हें क्वारंटीन में रखना। अगर संक्रमण पर काबू पाए बिना ही लॉकडाउन खोल दिया गया तो इन्फेक्शन में तेजी आएगी। उस स्थिति में शायद हमारा हेल्थ केयर ढांचा उतने मरीजों का बोझ ना उठा सके। ऐसे में कई लोगों को ज़रूरी इलाज नहीं मिल पाएगा और चीज़ें हाथ से बाहर चली जाएंगी। ये था दुनियादारी का आज का एपिसोड। चीन में महामारियों का अतीत काफ़ी रहा है, मतलब उनके इतिहास में ऐसे कई उदाहरण हैं। शायद इसीलिए 1949 में जब माओ त्से तुंग ने आधुनिक चीन की नींव रखी तो उन्होंने महामारी को कंट्रोल करने को काफ़ी वरीयता दी। इसके तहत कई तरीके अपनाए गए। इनमें से एक था 4 पेस्ट कैंपेन। इस कैंपेन के निशाने पर थे 4 जीव, चूहे, मक्खियाँ, मच्छर और गौरैया। माओ ने कहा इन चारों को खत्म कर दो। इस कैंपेन के रास्ते फिर और भी वन्य जीव निशाने पर आए। हम जानते हैं कि खाद्य श्रृंखला में एक जीव की मौजूदगी बाकी जीवों के अस्तित्व से जुड़ी है। आप खाद्य श्रृंखला का बैलेंस बिगाड़ेंगे तो पूरा पारिस्थितिकी तंत्र बिगड़ जाएगा। ऐसा ही कुछ चीन में हुआ। गौरैया कम हुई, टिड्डे बढ़ गए। उन टिड्डों ने फसलें बर्बाद कर दी। चीन में भयंकर अकाल पड़ा। 1958 से 1961 के बीच पड़े अकाल में करीब 1.5 करोड़ लोग मारे गए और ये तो सरकारी आंकड़ा है। कई जानकार कहते हैं कि मरने वालों की असल संख्या शायद 4.5 करोड़ थी। ये पूरी तरह से इंसानों की लाई आपदा थी। इकोसिस्टम के साथ हुए खिलवाड़ ने लोगों को भूखा मार डाला। कहते हैं कि अकाल में मर रहे लोग पेट भरने के लिए इंसानों का मांस तक खाने लगे। इसका एक जिक्र मिला एक लीक हुई सरकारी रिपोर्ट में। इस रिपोर्ट में चीन के अनहुई प्रांत की आप बीती दर्ज थी। वहाँ फेंगयांग नाम का एक इलाका था जहाँ करीब 21 गांव बसे थे। अकाल के कारण उन 21 गांवों की पूरी आबादी मारी गई, एक भी इंसान नहीं बचा। रिपोर्ट बनाने वाले सरकारी अधिकारियों को यहाँ इंसानों द्वारा इंसानों को खाए जाने यानी कैनिबलिज्म के 63 मामले भी मिले थे। आपदाओं का दुष्चक्र देखिए। जब खाने की कमी पड़ी तो चीन में वन्यजीव खाने का चलन बढ़ा। वन्यजीवों को मवेशियों की तरह पाला जाने लगा। भालू, चमगादड़, पेंगोलिन जैसे जानवरों का मांस खुलेआम बिकने लगा और इन्हीं वन्यजीवों के रास्ते इंसानों को कई महामारियां मिली। कोविड-19 भी उनमें से एक है। दुनियादारी, ये एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताएं। अगर आपको लल्लन टॉप की ये पेशकश पसंद आ रही है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें। शुक्रिया।